हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी है अपनत्व का एहसास। अरे नेहा, सभी लड़कियां दिवाली मनाने अपने अपने घर चली गई। तुम क्यों नहीं गई? दिवाली की तो तुम्हारे ऑफिस में भी छुट्टी होती होगी। पेइंग गेस्ट हाउस की मालकिन मालती जी ने सभी लड़कियों के घर जाने के बाद नेहा के कमरे में बत्ती जली देखकर उसके कमरे में जाकर चौंक कर बोला, नहीं आंटी, बस ऐसे ही मन नहीं हुआ जाने का। कोई ख़ास बात नहीं। मेस बंद हो गया है तो भी कोई बात नहीं, मैं बाहर खाना खा लूँगी। एक हफ्ते के अंदर तो सभी लड़कियां आ ही जाएगी। आप चिंता मत करिए, नेहा ने बुझे मन से बात टालने के लिए कहा। मगर नेहा का उदास चेहरा देखकर मालती भाप गई कि कोई बात ज़रूर है, जिसने इसे इतने बड़े त्योहार पर भी घर जाने से रोक लिया। बेटा, साथ रहते रहते हम सभी एक परिवार की तरह हो गए हैं। मेस बंद हो गया है तो क्या हुआ, मैं अपने लिए तो खाना बनाऊंगी ही ना। और फिर अब मुझे तुम सबके साथ खाना खाने की आदत भी पड़ गई है। अकेले खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम दोनों साथ खाना खाएंगी। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, यदि तुम्हें उचित लगे तो मुझसे तुम कुछ भी मत छुपाओ। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। मुझसे तुम्हारा इस तरह उदास रहना नहीं देखा जा रहा। मालती जी ने उसके पास बैठते हुए उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, तो उनका ममता भरा स्पर्श पाकर नेहा की आंखों से रुके आंसू बह निकले। मेरी माँ मुझे पैदा करते ही अकेला छोड़ चल बसी थी। मेरी मौसी ही मेरी सौतेली माँ है। घर पर रहती हूँ तो वे मुझे कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती कि पैदा होते ही मैंने माँ को खा लिया। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्हें मुझे पालने के लिए अपनी बड़ी बहन की जगह नहीं लेनी पड़ती। उस जमाने में माता पिता का वर्चस्व ही सर्वोपरि होता था। मेरे नाना नानी ने सोचा कि मौसी से अधिक अच्छी तरह और कौन मेरी देखभाल कर सकता है। पापा ने भी यह सोचकर मौसी से विवाह कर लिया कि वह अपनी बहन की बेटी को अपनी बेटी की तरह पालेंगी। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने अपना सारा आक्रोश मुझ पर ही निकालना शुरू कर दिया। आप बताइए कि मैं अपनी माँ की मृत्यु का कारण कैसे हो सकती हूँ? मेरा इसमें क्या दोष है? और यदि उनका विवाह मेरे पापा से हुआ तो उसमें मेरी क्या गलती है? इसीलिए मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल में रखकर ही पढ़ाया और मुझे वे कभी घर नहीं आने देना चाहते, ताकि मुझे अकारण मौसी के व्यंग बाण ना सहने पड़े। जब उनका मन होता है वे स्वयं मुझसे मिलने आ जाते हैं। नेहा ने सुबकते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के सब कह डाला। मालती जी उसकी बात सुनकर उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, मुझे बहुत दुख हुआ यह सब जानकर, लेकिन तुम दुखी मत हो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, कहकर वे चली गई। मालती जी के जाते ही नेहा सोच में पड़ गई कि कितना विरोधाभास है उनकी मौसी और मालती आंटी के स्वभाव में। उसके मन में 6 महीने पहले की घटना तैरने लगी। तब वह नौकरी के सिलसिले में पहली बार दिल्ली आई थी और एक पेइंग गेस्ट हाउस में रहना शुरू किया था। आते ही उसे वायरल बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया। मेस में बना खाना उसे नहीं खाना था। फिर उसके अनुरोध करने पर भी जब मेस चालक ने उसकी पसंद का खाना देने से इनकार कर दिया तो वह पास की दुकान पर ब्रेड लेने पहुंच गई। लेकिन जब दुकानदार ने ब्रेड नहीं है कहा तो वह बड़बड़ाई कि तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मुझे मेस का तला भुना खाना ही खाना पड़ेगा। दुकान पर ही पास खड़ी मालती जी ने उसकी बात सुन ली और फिर उसका हाथ छूते हुए बोली, बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें तो तेज बुखार है। मेरे घर चलो, पास में ही है। तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर खिलवाऊंगी। अनजान शहर में एक अनजान औरत से ऐसी आत्मीयता भरी बात सुनकर वह हतप्रभ रह गई। उसे वे पढ़ी लिखी और प्रतिष्ठित परिवार की लग रही थी, लेकिन प्रतिदिन इतनी वारदातें सुनने में आती है, एकदम से किसी पर भी विश्वास करना उसे ठीक नहीं लगा। इसीलिए उसने जवाब देते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं मैनेज कर लूँगी, आप परेशान ना हो।
इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। तबीयत खराब हो तो खाना भी ठीक से मिलना ज़रूरी है, वरना तबीयत और बिगड़ सकती है। उनकी बात बीच में ही काटकर दुकानदार बोला, अरे ये पास में ही तो रहती है, बहुत अच्छी है, मैंने 20 सालों से जानता हूँ। मालती जी के आत्मीयता भरे आमंत्रण पर दुकानदार के आश्वासन की मुहर लगते ही नेहा के ना नुकुर करने की गुंजाइश ही नहीं रही, अतः बोली ठीक है, और फिर उनके साथ उनके घर पहुंच गई। एक बड़ी सी 2 मंजिला कोठी के सामने जाकर दोनों रुक गई। मालती जी उसे एक बड़े ड्राइंग रूम में ले गई। सामने दीवार पर पूर्णावस्था के पुरुष का माला पहने हुए बड़ा सा फोटो लगा था। उसने अनुमान लगाया कि वह फोटो उनके पति का ही होगा। मालती जी ने उसे आराम करने के लिए कहा और फिर अंदर जाकर तुरंत चाय बना लाई। उसके साथ ब्रेड स्लाइस भी थे। नेहा को बहुत संकोच हो रहा था उन्हें यह सब करते देखकर। उसने सकुचाते हुए पूछा, आंटी क्या आप यहाँ अकेली रहती है? हाँ, एक बेटा है, इंजीनियर है, वह पुणे में नौकरी करता है। आंटी एक बात कहूँ, यदि बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, बोलो क्या कहना चाहती हो, निसंकोच कहो। उनके उत्तर से नेहा की हिम्मत बढ़ गई। बोली, आंटी आपका इतना बड़ा घर है, आपको अकेलापन भी लगता होगा। आप क्यों नहीं ऊपर की मंजिल पर कुछ कमरे हम जैसी लड़कियों को रहने के लिए दे देती? आंटी प्लीज़ यह मत सोचिएगा कि मैं आपकी स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। छोटे मुंह बड़ी बात तो नहीं कह दी मैंने। इतना बोलते ही नेहा को अपराध भावना ने घेर लिया। लेकिन तुरंत ही मालती जी के उत्तर से वह उससे बाहर आ गई। मालती जी बोली, नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छी सलाह दी है। इससे मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और यह मकान भी ज़रूरतमंदों के काम आ जाएगा। सच आंटी, उसने खुशी जताते हुए कहा। फिर थोड़ी तटस्थ होकर उन्हें और सोचने का मौका देते हुए बोली, तो फिर देर किस बात की? मैं शाम को ही अपनी रूममेट्स को लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी लंच करके जाना और वादा करो कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती यहीं खाना खाओगी। मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। अब तो मुझे यहीं रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। नेहा उनसे लिपटकर भावातिरेक में और बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन पहली मुलाकात में इतना अनौपचारिक होने में उसे संकोच हुआ और मालती जी की भी शायद यही स्थिति थी। लंच करके शाम को फिर आने का वादा करके वह चली गई। शाम को नेहा अपने साथ 4 लड़कियों को लेकर मालती जी के घर पहुंच गई। मालती जी उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुई और फिर बोली, ठीक है, मुझे 1 हफ्ते का समय दो ताकि ऊपर मैं किसी को बुलाकर तुम लोगों के रहने का इंतज़ाम करा सकूं। जब तक मेस का इंतज़ाम नहीं होता तुम लोग मेरे किचन में ही खाना खाना। अरे वाह आंटी, लेकिन किसी को बुलाने की आवश्यकता क्या है? हम चारों ही मिलकर सारी व्यवस्था कर लेंगे। मेस में जब तक नहीं बनेगा हम आपको आपकी किचन में खाना बनाकर खिलाएंगे। हमें खाना बनाना आता है। आप जो चार्ज करेगी हम दे देंगे। दूसरी लड़की प्रियंका ने थोड़ा अनौपचारिक होते हुए कहा, पैसे की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा अकेलापन रहता है, वह तुम लोगों के रहने से दूर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं थोड़ी अनुशासन प्रिय हूँ। टीचर थी ना, बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनना और लेट नाइट आना जाना मुझे पसंद नहीं। कोई मजबूरी हो तो बात अलग है। सारी बातें तय हो गई और उसके बाद उन लड़कियों ने मिलकर ऊपर के 2 कमरों को व्यवस्थित किया। देखने से लग रहा था कि महीनों से उन कमरों की किसी ने खोज खबर नहीं ली है। ऊपर 5 कमरे थे। बाकी के कमरों में भी महीने भर के अंदर ही और लड़कियां आ गई थीं। यह सत्र की शुरुआत थी, इसीलिए उनमें से कुछ पढ़ने वाली लड़कियां थीं। मेस का इंतज़ाम हो गया था, लेकिन मालती जी खाना अपने सुपरविज़न में ही बनवाती थी।
कुल मिलाकर 10 लड़कियां थीं। हर एक के खाने की पसंद का ख्याल रखा जाता था। कोई बीमार पड़ती तो उसके लिए अलग से खाना बनता था। सभी लड़कियां मालती जी के व्यवहार से बहुत खुश रहती थी और जल्दी उनसे घुल मिल गई थी। उन्हें अपने घर की कमी नहीं महसूस होती थी। मालती जी भी अपना खाना मेस में ही खाती थी। एक बात सबने महसूस की थी कि मालती जी का व्यवहार सामान्य औरतों से कुछ हटकर था। एक गहरी उदासी की परत उनके चेहरे पर छाई रहती थी। कभी किसी ने उन्हें खुलकर हंसते नहीं देखा था। लड़कियों का अनुमान था कि शायद पति की मृत्यु के जाने और बेटे के दूर रहने पर बुझी बुझी रहती हैं। नेहा के मोबाइल की घंटी बजी। मालती जी का फ़ोन था। उन्होंने डिनर के लिए उसे नीचे बुलाया था। वह तुरंत नीचे पहुंच गई और फिर सकुचाते हुए बोली, सॉरी आंटी, मुझे खाना बनाना चाहिए था। मैं आ ही रही थी। आप क्यों परेशान हुई? कोई बात नहीं। तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम्हें बनाकर नहीं खिलाती? आज के बाद मुझे अपनी माँ ही समझो। वैसे भी तुम्हें एक प्यार करने वाली माँ चाहिए और मुझे एक बेटी। फिर क्यों ना हम दोनों मिलकर एक दूसरे के जीवन की इस कमी को पूरी कर दें। नेहा उनकी बात सुनकर अवाक रह गई। आज मालती जी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उनका यह नया रूप देखकर वह हैरान हो रही थी। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। अपने कमरे में आकर वह मालती जी के कथन के बारे में ही सोचती रही। उसकी स्थिति जानने के बाद मालती जी की उसके प्रति प्रतिक्रिया उसे असमंजस की स्थिति में डाल रही थी। दिवाली के अगले दिन नेहा के पापा उससे मिलने आए तो हमेशा की तरह उसके कमरे में ना आकर उसे नीचे ही मिलने के लिए बुलाया। वह नीचे ड्राइंग रूम के बाहर मालती जी की आवाज़ सुनकर ठिठक कर खड़ी हो गई। मालती जी कह रही थी, मेरी माँ भी मुझे पैदा करते ही चल बसी थी। नेहा की मनोस्थिति को मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है। मैं उसकी माँ का स्थान तो नहीं ले सकती, लेकिन उसके जीवन की इस कमी को तो कुछ हद तक उसकी सास बनकर ज़रूर पूरा कर सकती हूँ। नेहा जैसी लड़की मुझे बहू के रूप में मिल जाएगी तो मुझे बेटी की कमी नहीं खलेगी। मैंने कल अपने बेटे प्रखर से भी बात की थी। उसने मेरी पसंद पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। किसी प्रकार का दबाव आप या आपकी बेटी पर नहीं है। आप दोनों को ठीक लगे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? यह सुनकर नेहा के पाँव जमीन में जैसे जम से गए। उसे समझने में देर ही नहीं लगी कि उस दिन आंटी उस पर इतनी ममता क्यों उड़ेल रही थी। अभी वह सोच ही रही थी कि मालती जी की नज़र उस पर पड़ गई। वे बाहर आकर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। उसके चेहरे की लजीली मुस्कान से वे समझ गई कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली है और उसे इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं है। मालती जी बोली, अभी तक तो तुमने एक गेस्ट के तौर पर मेरे घर की रौनक बढ़ाई है। अब मेरी बहू बनकर मेरे बेटे की और मेरी ज़िंदगी में रौनक कर दो। तुम्हें मेरी बहू बनना था, इसीलिए उस दिन तुम मुझे दुकान पर मिली थी। नेहा भावातिरेक में उनके पाँव छूने के लिए झुकी तो मालती जी ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। नेहा बोली, मैंने माँ को तो नहीं देखा, लेकिन होती तो आप ही जैसी होती। नेहा के पापा मूक दर्शक बने इस दर्द के रिश्ते को देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।
थैंक यू।